हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 1। 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया था? सही उत्तर है 0 से 6 वर्ष। और इसी कड़ी में अगला है प्रश्न 2। जनसंख्या घनत्व आमतौर पर इस प्रकार मापा जाता है। सही उत्तर है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल। और प्रश्न 3। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा है? सही उत्तर है थॉमस रॉबर्ट मालियस। देखिए, यहाँ जो थॉमस रॉबर्ट मैलियस का नाम आया ना, ये काफी दिलचस्प है। मतलब इन्होंने सदियों पहले बता दिया था कि इंसानों की आबादी अनाज के उत्पादन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अरे बाप रे, मतलब पहले ही वार्निंग दे दी थी उन्होंने। हाँ बिल्कुल। खैर, प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? सही उत्तर है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रश्न 5। अवधि डैश को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर है 1921, 1951। और प्रश्न 6। भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है यह जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। अच्छा, एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ये जो प्रश्न 5 में कहा गया कि 1921 से 1951 स्थिर जनसंख्या वृद्धि का समय था। हाँ। पर आजादी के आसपास तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ी थी ना, तो स्थिर कैसे? देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है। असल में 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। उस समय महामारियों और अकाल की वजह से मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, तो जितने लोग जन्म लेते थे ना, लगभग उतने ही मर भी जाते थे। ओह अच्छा, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर चल रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए आबादी की वृद्धि स्थिर थी। अब आगे देखते हैं प्रश्न 7। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब, सही उत्तर है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। समझ गई। चलिए जनसंख्या के इस भाग के आखिरी कुछ सवाल लेते हैं। प्रश्न 8। भारत की 2011 की जनगणना में जनसंख्या की गणना के दौरान कितने प्रश्न पूछे गए थे? सही उत्तर है 29। प्रश्न 9। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? सही उत्तर है 68%। है फरवरी 2000। और ये रहा इस हिस्से का आखिरी प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर है महाराष्ट्र से गुजरात। मतलब देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिल्कुल। अब अगर हम बड़े परिदृश्य में सोचें तो ये जो इंसान महाराष्ट्र से गुजरात जा रहा है, इतनी भागदौड़ कर रहा है, वो आखिर अंदर से बना किससे है? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा ट्रांजिशन है। तो चलिए बाहरी आवरण से आगे बढ़कर अब शरीर के अंदर झांकते हैं, हड्डियों, खून और विज्ञान की बात करते हैं। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल। प्रश्न 12। अस्थि मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। प्रश्न 13। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है फीमर। प्रश्न 14। हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। और प्रश्न 15। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? सही उत्तर है दांतों का। अच्छा। प्रश्न 16। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर है पैर। देखिए, ये जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो है ना, इसे आप शरीर की एक फैक्ट्री समझ सकते हैं जहां लगातार नया खून बन रहा है। अरे वाह, शरीर के अंदर ही फैक्ट्री। हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि जो विज्ञान हमारे शरीर को चलाता है, वही विज्ञान ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों और हमारी गति पर भी लागू होता है। मतलब न्यूटन के नियम और अणु परमाणु। तो चलिए भौतिक विज्ञान के सवाल देखते हैं। प्रश्न 17। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? सही उत्तर है जेम्स चैडविक। प्रश्न 18। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? सही उत्तर है 6.022 गुणा 10 की घात 23। प्रश्न 19। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? सही उत्तर है अणु। और प्रश्न 20।
परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? सही उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल। प्रश्न 21, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? सही उत्तर है तृतीय नियम। अब ये जो एवोगाद्रो संख्या थी ना, ये सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, वो पावर 23 वाला। बिल्कुल, लेकिन ये बस एक बहुत बड़ा नंबर है जो वैज्ञानिकों को ये गिनने में मदद करता है कि किसी चीज में कितने अणु हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा, ये उदाहरण एकदम सटीक था। अब गति के नियमों की बात कर लेते हैं। प्रश्न 22, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? सही उत्तर है गति का जड़त्व। प्रश्न 23, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? सही उत्तर है प्रथम नियम। प्रश्न 24, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है त्वरण। और प्रश्न 25, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? सही उत्तर है दूरी। ये गति का जड़त्व तो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ना? हाँ, आसान भाषा में कहें तो कोई भी वस्तु ना बहुत आलसी होती है। अगर बस चल रही है तो हमारा शरीर भी उसी गति में रहना चाहता है। जब बस रुकती है तो शरीर कहता है, अरे मैं तो अभी भी आगे जाना चाहता हूँ, और हम गिर जाते हैं। हाँ, सच में। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बस की गति से आगे बढ़कर अगर हम पानी की गति की बात करें तो वो नदियां और झरने बन जाते हैं। बिल्कुल, नदियां भी तो बहना चाहती है। तो चलिए नदियां और भूगोल देखते हैं। प्रश्न 26, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? सही उत्तर है कावेरी। प्रश्न 27, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है झारखंड। प्रश्न 28, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है कर्णप्रयाग। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है गंगा। और प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर है नर्मदा। देखिए, नदियां देश का खून है, और नर्मदा जैसी नदी जो उल्टी दिशा में बहती है वो असल में विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। प्रकृति ने अलग ही रास्ता बनाया वहाँ। अब कुछ जलप्रपात और संधियों की बात करते हैं। प्रश्न 31, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? सही उत्तर है 20। प्रश्न 32, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न 33, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 34, चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है इंद्रावती नदी। और प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? सही उत्तर है नर्मदा। बिल्कुल। पर मुझे ना हमेशा ये सिंधु जल संधि वाला पॉइंट हैरान करता है। मतलब भारत सिर्फ 20% पानी ही क्यों काम में ले सकता है? दरअसल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये तय हुआ था कि ऊपर की 3 पूर्वी नदियों का पूरा पानी भारत को मिलेगा और पश्चिमी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है। अच्छा, तो मतलब नदियां भले ही आजाद हों, लेकिन उन्हें भी नियमों में बांधना पड़ता है। बिल्कुल। और जब बात देश को चलाने की आती है ना, तो हमें एक बहुत ही मजबूत खिताब की जरूरत होती है, मतलब हमारा संविधान। हाँ, बिना नियम और पैसे के तो देश बिखर सकता है। तो चलिए संविधान और अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। प्रश्न 36, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थीं। प्रश्न 37, मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? सही उत्तर है 8। प्रश्न 38, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है भाग 2। और प्रश्न 39, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 7। प्रश्न 40, किस वर्ष में
भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। सही उत्तर है 1966। प्रश्न 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 2। प्रश्न 42, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद किसी राज्य से क्षेत्र अलग कर नया राज्य बना सकती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 3। और प्रश्न 43, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद 1973 किस मामले से संबंधित था? सही उत्तर है मूल संरचना का सिद्धांत। प्रश्न 44, किस वर्ष में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? सही उत्तर है 1976। देखिए, ये जो प्रश्न 43 में केशवानंद भारती केस है ना, ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है। इसे ऐसे समझिए कि संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत हमारे घर की नींव की तरह है। अच्छा। हाँ, सरकार घर की छत बदल सकती है, रंग बदल सकती है, लेकिन वो नींव को नहीं खिसका सकती। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान का मूल रूप नष्ट ना हो। अरे वाह, नींव का ये उदाहरण बहुत सही था। और इसी नींव पर खड़ी होती है हमारी अर्थव्यवस्था। चलिए, बैंकिंग और पैसे वाले सवाल देखते हैं। प्रश्न 45, एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है? सही उत्तर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्रश्न 46, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया? सही उत्तर है 2010। प्रश्न 47, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 1990। प्रश्न 48, भारत में नई 50 रुपए की करेंसी नोट का क्या रंग है? सही उत्तर है प्रतिदीप्ति नीला रंग। और प्रश्न 49, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 50, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है मुंबई। प्रश्न 51, 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था? सही उत्तर है 1 जुलाई। और प्रश्न 52, एसईबीआई में ई से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है एक्सचेंज। प्रश्न 53, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। और अर्थशास्त्र का आखिरी प्रश्न 54, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? सही उत्तर है 1975। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो एसएलआर का जिक्र आया था, ये असल में काम कैसे करता है? देखिए, बैंक अपना सारा का सारा पैसा लोगों को लोन पर नहीं दे सकते। उन्हें आपातकाल के लिए कुछ पैसा नकद या सोने के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना होता है। ओहो, मतलब एक तरह का इमरजेंसी फंड। बिल्कुल, बस इसी सुरक्षित भंडार को एसएलआर कहते हैं, जो बैंकों को डूबने से बचाता है। आप समझ में आया। लेकिन अर्थव्यवस्था कोई आज की चीज तो है नहीं। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो प्राचीन मगध साम्राज्य और मौर्य काल के भी तो अपने व्यापार मार्ग थे ना? एकदम सही। उस समय के जो हाईवेज थे ना, उन्हें उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहा जाता था। तो चलिए, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और प्राचीन भारत के सवाल देखते हैं। प्रश्न 55, मौर्य काल के बाद व्यापार के लिए 2 प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग कौन से थे? सही उत्तर है उत्तरापथ और दक्षिणापथ। प्रश्न 56, बिंदुसार किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 57, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ? सही उत्तर है मौर्य। और प्रश्न 58, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न 59, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है अशोक। और प्रश्न 60, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है विजेता। विजेता, हाँ। लेकिन ये जो जिन शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था। जैन दर्शन में जो अपने क्रोध और लालच को जीत लेता है, उसे असली विजेता या जिन कहा जाता है। अच्छा, जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भी तो शांति का मार्ग अपना लिया था। बिल्कुल, वो भी तो एक तरह की विजयी थी। ये बहुत ही गहरी बात है। चलिए, इसी दौर के कुछ और तथ्य देखते हैं। प्रश्न 61, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही उत्तर है महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न 62,
कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है कनिष्क। प्रश्न 63, थिक से बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लद्दाख। प्रश्न 64, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है 3 टोकरी। प्रश्न 65, बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए क्या बनाए गए थे? सही उत्तर है स्तूप। और प्रश्न 66, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सही उत्तर है वैसाख। प्रश्न 67, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है मथुरा। प्रश्न 68, 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? सही उत्तर है मगध। और प्रश्न 69, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी? सही उत्तर है अवंती। देखिए, उस जमाने में ये जो 16 महाजनपद थे ना, ये आज के मेगा स्टेट्स या देशों की तरह थे, और मगध उन सब में एक सुपर पावर था। तो प्राचीन काल के सुपर पावर और विजेताओं की बात तो हो गई, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में हम विजेताओं को कहाँ देखते हैं? खेल के मैदानों पर। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए खेल जगत पर नजर डालते हैं। प्रश्न 70, फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ होगा? सही उत्तर है ब्राजील। प्रश्न 71, चीनी ग्रांड प्रिक्स 2025 किसने जीता? सही उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री। प्रश्न 72, किस कोच को 2025 में पैराशूटिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर है सुभाष राणा। और प्रश्न 73, लगातार 11 वर्षों तक 100 मीटर दौड़ 10 सेकंड से कम में पूरी करने वाला पहला एथलीट कौन बना? सही उत्तर है अकानी सिम्माइन। अरे वाह। प्रश्न 74, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही उत्तर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखिए, लगातार 11 वर्षों तक 10 सेकंड से कम में दौड़ना ना कोई मजाक नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। चाहे अकानी सिम्बायन हो या WPL में RCB की जीत, ये सब गजब की निरंतरता और अनुशासन का नतीजा है। सही कहा, अनुशासन ही जीत का मंत्र है। चलिए बाकी सवाल भी देख लेते हैं। प्रश्न 75, गोवा में आयोजित फिडे विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? सही उत्तर है ज़ावोखिर सिंदारोव। प्रश्न 76, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। प्रश्न 77, भारत के 94वें और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? सही उत्तर है मयंक चक्रवर्ती। प्रश्न 78, फॉर्मूला 1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है किमी एंटोनेली। और प्रश्न 79, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर है भारत। क्या बात है। और आप देखिए, जब इंसान अपनी मेहनत से इन सीमाओं को पार करता है ना, तो उसकी नजरें सिर्फ मैदानों पर नहीं रुकती, वो आसमान और तकनीक की तरफ भी जाती हैं। हाँ, धरती पर दौड़ना सीख लिया, अब अंतरिक्ष की ओर उड़ान। तो चलिए विज्ञान और स्पेस की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 80, मौसम की निगरानी के लिए मुख्यतः किस प्रकार के उपग्रह का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है भूस्थिर उपग्रह। प्रश्न 81, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है श्रीहरिकोटा। प्रश्न 82, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस वैज्ञानिक की उपलब्धि के लिए मनाया जाता है? सही उत्तर है CV रमन। और प्रश्न 83, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न 84, PSLV रॉकेट का क्या अर्थ है? सही उत्तर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रश्न 85, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रहीय मिशन कौन सा है? सही उत्तर है मंगलयान। और प्रश्न 86, इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजन की खोज की थी? सही उत्तर है चंद्रयान 1। आप सोचिए जरा, इसरो का चंद्रयान 1 ही वो पहला मिशन था जिसने चांद पर पानी के कणों का पता लगाया था। ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, लेकिन आज विज्ञान केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, वो हमारे मोबाइल और न्यूज रूम तक आ गया है AI की मदद से। हाँ, ये अगले कुछ सवाल उसी बारे में है। प्रश्न 87, 2025 में असम में अनावरण किए गए AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का नाम क्या है? सही उत्तर है अंकिता। प्रश्न 88,
देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? सही उत्तर है आईआईटी रुड़की। और प्रश्न 89, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की जाने वाली चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस का नाम क्या है? सही उत्तर है हनुमान। बिल्कुल। पर मुझे ना थोड़ा डर भी लगता है। क्या ये अंकिता जैसे एआई न्यूज़ एंकर आगे चलकर इंसानों की जगह ले लेंगे? देखिए, डर काफी स्वाभाविक है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि जब कैलकुलेटर आया था तो उसने गणितज्ञों की जगह नहीं ली थी, बल्कि उनके काम को आसान कर दिया था। हाँ, ये बात भी है। एआई भी बस एक टूल है। हनुमान जैसी सर्विस या भूकंप अलर्ट ऐप्स हमारी जान बचाने और जानकारी को बेहतर बनाने के लिए ही तो हैं। ये नजरिया काफी सकारात्मक है। लेकिन भले ही हम अंतरिक्ष में जाएं या कितना भी एडवांस्ड एआई बना ले, हमारा घर तो आखिर ये धरती ही है ना? बिल्कुल सही। धरती सुरक्षित नहीं तो भविष्य सुरक्षित नहीं। हमें सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना ही होगा। तो चलिए पर्यावरण से जुड़े सवाल देखते हैं। प्रश्न 90, रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? सही उत्तर है विलुप्तप्राय जातियों का। प्रश्न 91, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर है काली मिट्टी। प्रश्न 92, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है संसाधनों का भविष्य के लिए संरक्षण। और प्रश्न 93, कोयले की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी है? सही उत्तर है एंथ्रासाइट। प्रश्न 94, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही उत्तर है डिगबोई। हाँ। प्रश्न 95, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 1972। प्रश्न 96, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही उत्तर है वन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1948। ये काला सोना वाला पॉइंट काफी दिलचस्प था। हाँ, और हमें समझना होगा कि ये काला सोना यानी पेट्रोलियम असीमित नहीं है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सही बात है। इसीलिए तो चिपको आंदोलन जैसी पहल और सौर ऊर्जा इतने जरूरी हो जाते हैं। सतत विकास का मतलब ही यही है कि हम आज अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का हक न मारें। बिल्कुल। और हमारी इस पूरी यात्रा को, चाहे वो विज्ञान हो या इतिहास, सदियों तक जीवित कौन रखता है? हमारी किताबें। एकदम सही। ये किताबें और उनके लेखक ही तो हमारे इतिहास को शब्दों में समेट कर रखते हैं। नेताओं और विचारकों की आत्मकथाएं असल में उस दौर के रोड मैप होती हैं। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के आखिरी सेक्शन में अपनी साहित्यिक धरोहर की बात करते हैं। प्रश्न 100, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 101, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की थी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 102, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रश्न 103, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथात्मक कृति है? सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न 104, माय कंट्री माय लाइफ किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी। प्रश्न 105, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 106, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस राजनेता के कार्यकाल पर आधारित है? सही उत्तर है मनमोहन सिंह। प्रश्न 107, मेरी 51 कविताएं किस पूर्व प्रधानमंत्री की रचना है? सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रश्न 108, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 109, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो हमने पूरे 109 सवाल कवर कर लिए। हाँ, और अगर आप ध्यान देना तो ये सिर्फ रटने वाले सवाल नहीं थे, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड, देश और समाज का एक नक्शा है। बिल्कुल। हमने बोन मैरो से लेकर सितारों तक की यात्रा की और प्राचीन अशोक से लेकर AI अंकिता तक का सफर तय किया। सही कहा। विज्ञान का नियम शरीर पर लागू होता है और नदियों का बहाव अर्थव्यवस्था की नींव से जुड़ता है। सब कुछ आपस में जुड़ा है। एकदम सही बात है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।